नमस्कार, जनता टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में एक बदलाव हुआ है। देश में और प्रदेश में जिनकी लगातार 3 बार सरकार है, जो देश की सबसे सशक्त राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसने हरियाणा में 43 साल बाद, लगभग 4 दशक के बाद प्रदेश संगठन की कमान सौंपी है एक महिला नेत्री को। वो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनका रणनीतिक कौशल संगठन में महामंत्री के रूप में दिखाई देता है। वो रेडियोलॉजिस्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अब प्रदेश की नई अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद। तो अर्चना जी, थोड़ा दिनचर्या में बदलाव आ गया है नई जिम्मेदारी मिलने के बाद? दिनचर्या पहले भी ऐसे ही थी, व्यस्त थी और अब थोड़ी सी और ज़्यादा व्यस्त हो गई है जी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि अगर पढ़ें हम देश में, तो जो डॉक्टर्स राजनीति में आए हैं, सक्सेस रेट थोड़ा सा कम है उनका। बीसी रॉय साहब बंगाल के मुख्यमंत्री बने, फिर अभी वर्तमान में डॉक्टर माणिक साहा वो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के, संबित पात्रा डॉक्टर हैं और एक दो नाम और ऐसे आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने हमारे जनसंघ की नींव रखी, तो वो भी डॉक्टर थे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि डॉक्टर्स की सक्सेस कम है, वो डिपेंड ये करता है केवल कि वो कितना समय दे पाते हैं। तो बस सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि आप कितना समय, अगर आपने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है तो आप कितना समय उस राजनीतिक क्षेत्र को डिवोट कर पाते हो, क्योंकि ये 24/7 वाला काम होता है। थैंकलेस जॉब है। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि थैंकलेस जॉब है। अगर आप एक सेवा के भाव से आए हो तो थैंक्स आपको किससे चाहिए? तो धन्यवाद आपको किससे चाहिए? आप देने के लिए आए हो। तो ये जब 43 साल बाद पार्टी एक फैसला लेती है हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में 2 महिला प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, एक नॉर्थ ईस्ट में और पूरे उत्तर भारत में हिंदी भाषी बेल्ट में आपको ये भूमिका दी गई है। तो जब पहली महिला जिला अध्यक्ष और महिला महामंत्री, महिला प्रदेश अध्यक्ष, उसे किस दृष्टि से देखा जाए या देखा जाना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी का जब से हमारे 2014 से प्रधानमंत्री जी आए सत्ता में, तब से आप लगातार देख रहे हो कि उनका हर एक प्रयास महिलाओं को मजबूत करने की दृष्टि में लगा हुआ है। कांग्रेस इतने समय तक सत्ता में रही, इंदिरा गांधी जी कितने समय तक देश की प्रधानमंत्री रही, महिला होने के बावजूद सोनिया गांधी एक तरीके से चाहे प्रधानमंत्री नहीं थी पर प्रधानमंत्री की कमान उन्हीं के हाथ में थी। इतने लंबे समय तक महिलाएं राज करती रही देश में, लेकिन उन्होंने महिलाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी तरफ भी नहीं देखा। देश की स्वतंत्रता को इतने वर्ष हो गए और आज भी महिलाएं खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर थी। इतने सालों की स्वतंत्रता के बाद भी आज हम चूल्हे पर लकड़ी से ईंधन जो था हमारा लकड़ी की फॉर्म में था, और महिलाएं कितना धुआं जो है बिना सिगरेट पिए भी इतना सारा धुआं हर रोज अपने फेफड़ों में लेकर जा रही थी। महिलाओं की चिंता किसने करी? देश की प्रधानमंत्री रही, देश की राष्ट्रीय अध्यक्षा रही सोनिया गांधी, और एक तरीके से कमांड उनके हाथ में थी। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताएं, चाहे उनके यहाँ पर स्वस्थ ईंधन देना हो, चाहे शौचालय प्रोवाइड कराना हो, चाहे उनकी रसोई में स्वच्छ जल लेकर आना हो, चाहे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से एक बहुत बड़ी संख्या आज ऐसी है जो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। चाहे हम ड्रोन दीदी की बात करें, 5 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का एक संकल्प, जिसमें से 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण के 33% ये बिल लेकर आना, मतलब कितनी बड़ी उनकी, आप ये सोचिए कि इतनी बड़ा हिम्मत का काम था कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल लेकर आई कि 33% महिलाओं को राज्यसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण मिले। तो ये उसी कड़ी में कि महिलाएं मजबूत हों, चाहे महिला जिला अध्यक्ष हो, चाहे महिला महामंत्री हो, चाहे आज महिला अध्यक्ष हो। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति यही रही है कि महिलाएं मजबूत हों और राजनीतिक तौर से भी मजबूत हों। इसे मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है
इसे महज प्रतीकात्मक रूप में ना देखा जाए, सही इसको रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास होना। देखिए, अगर आप केवल प्रतीकात्मक रूप में नहीं देख सकते किसी भी विषय को, क्योंकि मोदी जी की कथनी में और करनी में कोई अंतर नहीं है। बाकी पार्टियां आप देखोगे तो हमेशा तुष्टीकरण में लगी रहेंगी, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो असंख्य असंख्य प्रयास, ये तो मैं आपको कुछ ही प्रयास उनके गिनवा पाई हूँ। जब 26 जनवरी को जब हमारी परेड निकलती है तो किस तरीके से हमारी सेना की अलग अलग टुकड़ियों की जो कमांडर होती हैं वो महिलाएं उन टुकड़ियों का नेतृत्व करती हैं। पूरे एक एक भारतीय का जो सीना है वो गर्व से फूल जाता है कि हमारी इतनी बहनें आज उन परेड की टुकड़ियों की कमांड कर रही हैं। आज कितनी बहनें हमारी फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं। आर्मी का, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, कोई भी सेना अगर आप लो तो आज उसमें महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भागीदारी हो चुकी है। और चाहे हमें स्पेस की बात करें तो हर क्षेत्र में महिलाओं को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो पद आपके पास है, कमला वर्मा जी जैसा दिग्गज नाम रहा, फिर और देखें डॉक्टर मंगल सेन जो भाजपा के शीर्ष स्तंभ रहे हरियाणा में, नायब सैनी जी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उस पद पर आने के बाद किस तरह के थॉट्स हैं मन में कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आपके जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि जब हम मोहनलाल बड़ौली जी से बात कर रहे थे आपके नाम के अनाउंसमेंट के बाद, उन्होंने कहा कि अब बचे हुए कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता की है। देखिए, जब हमारे अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी थे तो उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, और हमारे अध्यक्ष जी ने मुझे बहुत काम दिया, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे महत्वपूर्ण अभियान की मुझे जिम्मेवारी दी, उन्होंने मुझे आज प्रशिक्षण का पूरा काम उन्होंने मुझे दिया, SIR का जो काम पूरे प्रदेश में चल रहा है उसकी जिम्मेवारी मुझे दी। तो उन्होंने मुझे काम करना महामंत्री के तौर पर सिखाया कि मैं पूरे प्रदेश में काम घूम घूम कर कैसे कर सकूं, और एक कार्यकर्ता का और विकास कैसे हो सके। तो ये जो चिंता थी वो हमारे पूर्व के अध्यक्ष जी ने की, और उनके कार्यकाल में हमारा बहुत अच्छा जो है कार्यकाल रहा। एक बहुत बड़ी संख्या में हमारी प्राइमरी मेंबर्स बने अध्यक्ष जी के कार्यकाल में, फिर एक्टिव मेंबर्स 50,000 से ज़्यादा बने। जो हमारे जैसे छोटा सा प्रदेश हरियाणा था, बाकी प्रदेशों के मुकाबले में हमारी प्राइमरी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा रही, तो एक बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा। 48 सीटों पर हमने विजय पाई, और अब आज चुनौती केवल इतनी सी है कि जिन विधानसभाओं में हम नहीं जीत पाए, जिन विधानसभाओं में हमें हार मिली, तो उन विधानसभाओं में हमने संगठन को और मजबूत करना है ताकि आने वाले चुनावों में हम वहां पर भी जीत की तरफ अग्रसर हों। महामंत्री होने के नाते आपको पूरा संगठन का कामकाज तो आपने बहुत बारीकी से देख ही लिया है, सब कुछ एक तरीके से आपकी आंखों के सामने से रहा है। अब आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो बीमारी क्या है सबसे पहले आप ही पकड़ती हैं। कोई आपको दिख रही है कोई समस्या इधर या आपके प्रतिपक्ष में जो हैं, कि कौन सी बीमारी है जो उधर दिख रही है और इधर भी कुछ है जो ठीक करने की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मैंने पहले भी बताया, पहले मोहनलाल बड़ौली जी थे, फिर उससे पहले नायब सैनी जी थे, उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी थे। संगठन हमारा एक नई ऊंचाइयां छू रहा है, क्योंकि हमारे उससे पहले सुभाष बराला जी थे। सभी अध्यक्षों ने बहुत मेहनत करी है, संगठन बहुत अच्छी स्थिति में है, और इसमें और बेटरमेंट कि जहां भी हम हारे, क्योंकि संगठन मजबूत की केवल इतनी सी बात होती है कि जहां पर भी चुनाव हो वहां पर हम जीत हासिल करने में सक्षम हो, समर्थ हो। तो जो हमारी 42 विधानसभाएं हैं, चाहे हमारी 5 लोकसभा हैं जहां हमें हार का सामना करना पड़ा, उन क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और ज़्यादा मजबूत हो। और जहाँ तक अब चुनौती की बात है, तो चुनौती आज केवल मेरे लिए नहीं है, चुनौती मैं ये मानती हूँ कि हर एक भारतीय के लिए एक चुनौती है। इस समय पूरे के पूरे विश्व में जिस तरीके से वैश्विक युद्ध चल रहा है, उस परिस्थिति में, एक तरीके से राष्ट्रीय संकट की स्थिति में, जो विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए, एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, वो सकारात्मक भूमिका ना होके कांग्रेस की भूमिका आज कहीं ना कहीं इस तरीके की है कि हर रोज आप एक फेक नैरेटिव सेट कर दो, लोगों में एक भ्रामक प्रचार शुरू कर दो। जब से युद्ध 4 महीने से भी ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट का युद्ध चल रहा है,
और 4 महीने के युद्ध में, मैं गृहिणी भी हूँ, मैं भी अपनी रसोई चलाती हूँ, 4 महीने के युद्ध में मैं नहीं मानती कि भारत की आधी आबादी की एक दिन भी रसोई गैस की सप्लाई बंद हुई हो, या एक दिन भी हम खड़े के खड़े रह गए हो कि आज शाम की रोटी कैसे बनेगी। ऐसी स्थिति जब हमारी रेगुलर सप्लाई एलपीजी गैस की आती रही, लेकिन विपक्ष ने क्या भ्रामक प्रचार किया कि लोग लंबी लंबी लाइनें लगे हुए हैं, सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र में वो भारत में जब भी कोई चुनौती आ रही है, जब भी कोई वैश्विक संकट आ रहा है, उस संकट में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका ना निभाकर वो हर रोज एक नई चुनौती खड़ी कर देते हैं। जब कोविड की वैक्सीन पहली बार इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, क्यों नहीं वो कोई भी वैक्सीन विकसित कर पाए? हमेशा उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि इंपोर्ट से उनको बड़ी बड़ी कमीशंस आती थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 9 महीने के टाइम में उन्होंने कोविड की वैक्सीन जो है भारत में डेवलप कराई। और इतना क्योंकि हम अगर मान लो 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें आप ये देखो कि 2-2 डोजेज हमें लगी और फिर बूस्टर डोज भी लगी, तो 200 करोड़ से ज्यादा डोजेज जो हैं भारतीयों को लगी। तो इतनी बड़ी संख्या में कोविड की वैक्सीन देश में बनी, 200 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम भारतीयों को लगी, साथ ही साथ अपने पड़ोसी देशों को हमने वो वैक्सीन सप्लाई करने का भी काम किया। और उस समय भी विपक्ष की भूमिका क्या थी? विपक्ष की भूमिका ये थी कि ये वैक्सीन लगेगी तो आप नपुंसक हो जाओगे। तो आज जो देश के सामने चुनौती है वो केवल इतनी सी चुनौती है कि ऐसे नेताओं को उनके घर बिठाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। बीजेपी के आगे भी है कि इस नैरेटिव से लड़ना है। ये चुनौती मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती नहीं है, ये देश के हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए चुनौती है। क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, ना कि कोई ये जो भ्रामक प्रचार है। वो अगर मान लो देश की जो हमारी सेना है वो अगर कहीं शौर्य दिखाती है, पराक्रम दिखाती है, वो आतंकवादियों को खदेड़ने का काम करती है, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देती है, तो राहुल गांधी देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। आपने मुंबई का अटैक देखा, मुंबई में किस तरीके से आतंकवादी जल के रूट से आए और उन्होंने कैसे ताबड़तोड़ गोलियां निहत्थे लोगों पर बरसाई, कैसे ताज होटल पर अटैक हुआ। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? कुछ किया? कोई जवाबदेही कार्रवाई उन्होंने करी? विपक्ष आतंकी आए, हमारे भोले भाले लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारकर और वो चले गए, लेकिन कांग्रेस बैठी रही, कुछ काम नहीं किया। और जबकि हमारे कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब भी उन्होंने सिर उठाने की कोशिश करी तो हमारी सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और तब राहुल गांधी सेना से जवाब मांगते हैं कि ये असली में इन्होंने एयर स्ट्राइक करी भी कि नहीं करी, असली में बालाकोट स्ट्राइक करी भी कि नहीं करी। तो आज हर भारतीय के लिए ये चुनौती है कि ऐसे लोग जो भारत के विरोध में खड़े हैं, इनको हमें घर बिठाने का काम करना है। देश की आधी आबादी को जब अधिकार दिलाने का काम मोदी जी ने किया कि 2029 में 33% महिलाएं चुनाव लड़ें, चाहे लोकसभा का था चाहे विधानसभा का था, तो आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम नहीं। वो तो कहते हैं हमने तो समर्थन दिया था, उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया। अगर वो सही में समर्थन देते तो अब आधी आबादी को 2029 में लड़ने का रास्ता साफ होता। अब जब ये चाहे चुनाव बंगाल में हो चाहे बिहार में चुनाव हो, वहाँ राहुल गांधी जाकर ये कहते हैं कि हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ, फिर हरियाणा के नेता भी उस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या इस तरह का नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है? अभी जब ये निकाय के चुनाव हुए तब भी ये बात कही गई कि जी पंचकुला में गड़बड़ हुई है, यहाँ हुआ है ऐसा। तो अगर ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो भी जीत हो रही है वो फॉल प्ले है, तो उससे आप कैसे लड़ेंगे? अब जो भी जीत हो रही है वो फाउल प्ले है, तो भाई केरल में जो जीत हुई वो भी फिर फाउल प्ले था, तमिलनाडु में जीत हो रही है वो भी फाउल प्ले है। जहां पर आप जीत रहे हो तो आपको तो ठीक से वोट डल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां पर फाउल प्ले हो रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये हाल आज विपक्ष का है। वो देखते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। चुनाव हो रहे होते हैं, राहुल गांधी जी विदेश की सैर करने चले जाते हैं। जहां पर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने होती है, राहुल गांधी जी छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। वो अपनी फूट की चिंता करें,
अपने जो उनकी पार्टी के अंदर जो फूट है, कोई जो नेतृत्व नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई नेता नहीं है, तो उन चीज़ों की चिंता करें। नहीं तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप ऐसे ही गाना गाते रहो और हम आपका ऐसे ही सुपड़ा साफ करते रहेंगे। कहाँ है देखिए ना, ब्रजेंद्र जी की यात्रा में हुड्डा साहब सब थे तो सही मंच पर, बिल्कुल जैसे जितने थे वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये मैं वापस अगर संगठन पे आऊँ, 3 बार प्रदेश में सरकार है, 3 बार केंद्र में सरकार है। जो वर्कर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। संगठन सरकार के बीच में तालमेल आप बहुत बेहतर जानती हैं। ये जो ब्रिज की भूमिका निभानी है, इतनी बार सरकार आने के बाद क्या ये एक चुनौतीपूर्ण काम है तालमेल बनाए रखना? देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी हमारे जैसे एक कार्यकर्ता हैं। सबसे अच्छी हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमारे चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करते करते इन पदों के ऊपर पहुंचे हैं। तो मैं ये कहूँ कि सरकार में कोई और बैठा है जिसके साथ मुझे तालमेल बनानी है। सरकार भी हम है, संगठन भी हम है, और हमारे में से ही एक कार्यकर्ता को वो जिम्मेवारी दे दी गई है। तो इसलिए तालमेल हमारा पहले से ही बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि कार्यकर्ताओं की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कार्यकर्ता विचार के साथ खड़ा हुआ है। हमारा कार्यकर्ता हर समय देने की भूमिका में रहता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। मैंने महामंत्री के तौर पर काम किया 2.25 साल के करीब। तो मैं आपको अगर अपना अनुभव बताऊं तो आप भी सोचोगे, मतलब हमारे यहाँ कार्यकर्ता का लगातार ये फोन आता है कि जी हमारे को काम दे दो, हमारी ड्यूटी लगा दो कहीं ना कहीं। मतलब कार्यकर्ता हमारा, मुझे लगता है कि कोई कुछ मिलने से शायद इतना खुश नहीं होता जब उसकी ड्यूटी कहीं पर किसी, अब जैसे ही कहीं का चुनाव होता है, जैसे मान लो भी असम का चुनाव था, पश्चिम बंगाल का चुनाव था, तो लगातार कार्यकर्ताओं के फोन के जी हमारे को चुनाव में ड्यूटी दे दो, हमको वहां पर जाना है, हमको 1 महीना लगा के आना है। तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता विचार के साथ खड़ा हुआ है और वो लगातार, उसका एक ही काम होता है कि मुझे काम दे दो। और जो वो काम कर रहे हैं वो जो ऊपर काम तक पता लग रहा है, वो जो भी कार्यकर्ता, देखो मैं आपके सामने एक उदाहरण हूँ, जो भी कार्यकर्ता काम करता है सच्ची निष्ठा के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है, तो हर एक कार्यकर्ता का काम जो है वो संगठन चिंता करता है। जैसे कार्यकर्ता को काम चाहिए, वैसे ही पार्टी को भी कार्यकर्ता चाहिए काम करने के लिए। तो संगठन को मालूम है किस कार्यकर्ता से कैसे काम करवाना है। संगठन को नेचुरली पता ही होता है कि कौन सा कार्यकर्ता क्या डिलीवर कर सकता है, और उसी के अनुरूप हम कोशिश करते हैं कि उसकी ड्यूटी वैसे ही उसको ड्यूटी मिले। तो क्या आप ये मानती हैं, हरियाणा की राजनीति को लेकर बहुत तरह तरह की बातें हम सुनते आए, देखते आए, क्या 2014 के बाद हरियाणा की राजनीति ने 360 टर्न लिया है? क्या उसमें उस तरह का बदलाव आया है? और अगर ये बदलाव वैसा है जैसा आप लोग बताते हैं अपने 12 साल के शासन में, लेकिन हम और दलों के भी संगठन देख रहे हैं, अब कांग्रेस भी संगठन बना रही है, तो आपका मुकाबला एक नए नवेले संगठन से होने जा रहा है जो 11 साल बाद बना है। क्या हरियाणा की राजनीति उस तरह से बदली है? देखो, हरियाणा की राजनीति आपने देखा कि 2014 से पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला, क्षेत्रवाद का बोलबाला, परिवारवाद का बोलबाला, भाई भतीजावाद का बोलबाला, पर्ची खर्ची का बोलबाला, हर तरीके से जनता हरियाणा की त्रस्त थी। अगर विकास होगा तो केवल रोहतक का होगा, अगर आपको नौकरी मिलेगी तो या तो आप किसी नेता के रिश्तेदार हो, या आपने उसकी परिक्रमा करी है, या आपने फिर अपना खेत बेचा, या अपनी घर बेचा, या अपनी मदर के जेवर बेचे। कहीं पर भी कोई सुशासन वाली चीज नहीं थी। 2014 में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी बने, और हरियाणा जैसे प्रदेश में कैसे साफ सुथरी राजनीति हो सकती है, ऐसा राजनीति की दिशा बदलने का काम उन्होंने किया। बहुत कठोर उन्होंने निर्णय लिए, और आज हम बिना पर्ची बिना खर्ची साफ सुथरी नौकरियां देने में सक्षम हुए। और आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। आज हमने 2 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन उन नौकरियों में कहीं किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है। हरियाणा के युवाओं ने वापस स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के युवाओं ने अपने हाथ में किताब उठा ली है।
ऐसे साइकिल का टायर का पंक्चर लगाने वाला गरीब व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बच्चे पुलिस की नौकरी में लग जाएंगे, हमारे बच्चे ग्रुप बी सी डी में नौकरी में लग जाएंगे, हमारे बच्चे एसडीएम बन जाएंगे, एचसीएस सेलेक्ट हो जाएंगे, वो काम आज हरियाणा प्रदेश में पूरे के पूरे में हुआ है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बैक टू बैक की बाहर वालों को नौकरियां मिल रही हैं। देखिए, बाहर वालों को नौकरियां हैं तो वो भारतीय ही ना, हैं तो भारतीय ही ना। फिर आप कह रहे नैरेटिव बना रहे हैं। एक कोई भी फेक नैरेटिव आप चला दो, कुछ तो बोलना है ना उन्होंने। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि अगर वो विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका में आएगा तो आज हरियाणा की जनता या देश की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप फेक नैरेटिव खड़ा करके आप अपनी राजनीति आज नहीं चमका सकते। आज हमारा युवा भी सजग है, आज हमारा युवा जागरूक है, हमारे देश की जनता जागरूक जनता हो चुकी है। उनको पता चल गया है कि कौन डिलीवर करता है और कौन केवल लच्छेदार बात करता है। तो अब एक सवाल मेरा ये है कि क्या कुछ ग्रहों की दृष्टि बदली है या आला कमान की दृष्टि बदली है? ये पानीपत पर इतनी कृपा कैसे हो रही है? केंद्र में मंत्री, प्रदेश में 2-2 मंत्री, राज्यसभा सांसद, अब आप, मतलब या तो यहाँ पर इतने सारे हीरे थे जो पहले पार्टी तराश नहीं पा रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, 4 विधानसभा पानीपत की है। पानीपत का संगठन वर्षों वर्ष से मजबूत संगठन हमारा रहा है और 4 हमारे विधायक हैं, तो उनमें से 2 अगर मान लो मंत्री हैं, और फिर आपने देखा कि हमारे ही जो पहले मुख्यमंत्री रहे, जिनकी इतनी बड़ी हरियाणा को बदलने में भूमिका रही, वो ही आज हमारे माननीय सांसद हैं और वो आज ऊर्जा मंत्री हैं। और बहुत अच्छा काम जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से भारत ग्रीन एनर्जी में सक्षम हो, उस पर बहुत ही मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं। और फिर हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी, वो भी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पहले वो महामंत्री की भूमिका में रहे और लोकसभा उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीती। भारत में दूसरे नंबर पे उनकी लोकसभा थी। और उसके अलावा 5, 6, 7 प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव रहे, उनकी मुख्य भूमिका में वो चुनाव में रहे। तो इसलिए कार्यकर्ता चाहे किसी भी शहर से हो सकता है, पार्टी केवल ये देखती है कि कार्यकर्ता काम कैसे कर रहा है। तो अब मेरे को बस अंत में 1-2 चीज़ें और बताएं आप कि अध्यक्ष बनने के बाद संगठन विस्तार, क्योंकि हरियाणा में संगठन बीजेपी का अच्छी सिचुएशन में है, संगठन विस्तार चुनौती है या अभी एसआईआर कराना ये चुनौती? मतलब एसआईआर में पार्टी की भूमिका जो है, क्योंकि आपने नियुक्ति करनी है, प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बना रखा है इसको। तो सबसे पहला टास्क आपके सामने क्या है? नहीं, टास्क हमारे पहले से ही चल रहे हैं। प्रशिक्षण हमारा पहले मंडलों का प्रशिक्षण था, फिर जिलों का प्रशिक्षण था। मैं प्रदेश की प्रशिक्षण प्रमुख भी हूँ, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 तारीख को हमारे सभी 27 जिले का प्रशिक्षण कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद 14 जून से आपको पता है कि पूरा का पूरा प्रदेश जो है वो एसआईआर में जा रहा है। और ये केवल हमारी पार्टी का काम नहीं है, ये मैं कहती हूँ एक हरियाणवी की जिम्मेवारी है कि जो घुसपैठिए हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें, हम उनको डिटेक्ट करें। अगर उन्होंने कहीं पर अपनी वोट बनवा ली है किसी भी तरीके से, ये काम केवल मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं है कि घुसपैठियों को हमने डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है और डिपोर्ट करना है। ये एक हरियाणवी की जिम्मेवारी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे जिम्मेवारी है ये एक हरियाणवी की। देखो, जो घुसपैठिए होते हैं, सबसे पहली बात, वो पूरे के पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। जो ये भ्रामक प्रचार है उसमें भी उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार महिलाओं को कुछ राशि दे रही थी, उसमें से 30 लाख बहनें भारतीय नहीं थी, वो बांग्लादेशी बहनें थी, जिनको पश्चिम बंगाल की सरकार हर महीने अपनी योजना का नाम मुझे भूल गया, ये उस तो बॉर्डर योजना स्टेट के का मामला तहत होगा ना? ये बॉर्डर स्टेट का मामला है। लेकिन वो लोग धीरे धीरे करते हुए देश के हर हिस्से में घुस रहे हैं। कहीं ना कहीं वो किसी तरीके से पहले आधार कार्ड, फिर वोटर कार्ड, फिर
अपना राशन कार्ड बनवाने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर जो हमारे देश की जनता के लोगों का अधिकार है, जो एक एक हरियाणवी का अधिकार है कि अगर राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, किसी योजना का लाभ मिल रहा है, तो वो हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हमारे पात्रों को मिलना चाहिए, ना कि जो विदेश से घुसपैठिए आए हैं उनको मिलना चाहिए। तो आप देखो कि आज देश में राजनीतिक अस्थिरता हो, कोई हिंसाकारी आंदोलन हो, पिछले दिनों आपने नोएडा में देखा कि हमारे कुछ मजदूर संगठनों ने आंदोलन किया। आंदोलन करो, आपका अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन वो आंदोलन शांति प्रिय तो होंगे। क्या किसी भी आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़क जाएगी? क्या किसी भी आंदोलन की आड़ में आप फैक्ट्रियां जला दोगे? क्या किसी भी आंदोलन की आड़ में आप जितनी गाड़ियां, बसें, जो सरकारी संपत्ति है उसको जला दोगे? क्या आंदोलन की आड़ में जो फैक्ट्री का ओनर आपको रोजगार दे रहा है, आप उसी की पिटाई करके उसी को मार दोगे? आप देखो, लेकिन उस आंदोलन के तार भी कहाँ से जुड़े हुए थे? विदेश से जुड़े हुए थे। तो ये जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। फिर वो विपक्ष पूछता है ना कि आप बताएं कितनों को बाहर किया आपने, बिहार में भी इतना ही शोर नहीं मचाया नहीं था। कर रहे हैं बाहर लगातार। आप अगर देखोगे तो सारी की सारी प्रक्रिया हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर रही। अगर पश्चिम बंगाल की बॉर्डर की स्टेट देखें तो लगातार जो बॉर्डर्स हैं उनको सील करा जा रहा है, चाहे उनके तार लगाने का काम हो। बीएसएफ लगातार काम कर रही है ताकि और घुसपैठ रोकी जाए, और लगातार जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेजने का हम काम कर रहे हैं। तो हरियाणा में भी जब एसआईआर शुरू हो तो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो। जो लोग बाहर से हैं, जो हमारे नहीं हैं, जो 2002 की बेस लिस्ट में भारत में नहीं रहते थे, उन लोगों को हमें डिटेक्ट करके बाहर निकालने का काम सबको मिलना करना चाहिए। फिर राहुल जी के जो आरोप की हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल वोट डाल गई, एक घर में 100 वोट बने हुए हैं। देखो, राहुल गांधी को मैं फिर कहती हूँ कि कुछ समय जमीन पर जरूर बताना चाहिए। केवल हवाई जहाज में बैठ के, केवल विदेशी यात्राएं करके उनको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। एक ऑटो ड्राइवर के साथ खाना खाने से जमीनी जो यथार्थ है वो नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा ही नेतृत्व अगर कांग्रेस के पास रहा तो आज वो 99 पर हैं। उन्होंने एक पार्लियामेंट में एक जादुई आंकड़ा दिया था ना, अगले आने वाली चुनाव में देखना कि आधी आबादी उस जादुई आंकड़े पे उनको पहुंचा देगी। तो प्रदेश की बात करें, तीसरी बार की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। चुनौती लग रही है आपको इस लिहाज से कि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है और मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में भाई 37 विधायक है ना। मुझे कोई ऐसी कोई चुनौती नहीं लग रही है। 5 विधायकों को वो पहले ही अपने निलंबित कर चुके हैं। मुझे कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती नहीं लग रही है। मैं तो कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी को और जोर शोर से ऐसे ही प्रचार करना चाहिए। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों की भूमिका आप क्या देखती हैं, एनएलडी की, जेजेपी की? अभी तो मुझे विपक्ष की कोई भूमिका नजर नहीं आ रही किसी भी तरीके से। तो मुझे अब ये बताएं आप कि जब आदमी जीवन में कुछ पा लेता है, डॉक्टर बन गया, उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, फिर वहाँ से राजनीति में आने का विचार ये किस तरीके से आया, ये भाव कैसे आया? क्योंकि जब सेटल है आप लाइफ में। मैं राजनीति में सेवा के तौर पर आई थी। मैं पहले विश्व हिंदू परिषद में काम करती थी, 4-5 साल मैंने वहाँ पर काम किया, और वहाँ से काम करते करते मुझे लगा इस क्षेत्र में आकर और ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा महिलाओं के साथ मैं जुड़ सकती हूँ, और ज़्यादा जो आपका प्रारूप है काम करने का वो बढ़ सकता है। तो उस भाव से मैं महिला मोर्चा की पहले मुझे जिला अध्यक्ष बनाया गया, उस भाव से मैं आई थी। फिर काम का जो है वो प्रारूप बढ़ता गया और धीरे धीरे आपका काम जो है वो बढ़ता गया। जिस पहली बार आपको एक जिम्मेदारी मिली पानीपत में, वहाँ से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तक का सफ़र, क्या ये दोहरी जिम्मेदारी का एहसास होता है आपको कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, या फिर वो आधी आबादी को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो देख रही हैं कि अगर ये सक्सेसफुल होंगी तो हम भी सोचें कि हम ऐसा कर सकते हैं? बहुत बड़ी जिम्मेवारी मैं महसूस करती हूँ, और ये जिम्मेवारी जब मैं प्रदेश महामंत्री भी बनी तो भी ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, क्योंकि उसी समय हमारे लोकसभा के चुनाव थे और उसके कुछ महीने के बाद ही हमारे विधानसभा के चुनाव थे।
24 जनवरी में मुझे जिम्मेवारी मिली थी और मई 2024 में हमारे लोकसभा के चुनाव थे और उसके बाद अक्टूबर में हमारे विधानसभा के चुनाव थे। तो एक चुनौती ये थी मेरे सामने उस समय कि अगर महिला को एक महामंत्री की जिम्मेवारी दी गई है, अगर मैं फेल होती हूँ तो खाली अर्चना गुप्ता फेल नहीं होती, देश की आधी आबादी फेल होती है। उसके बाद पार्टी को लगेगा कि एक महिला को महामंत्री बनाया लेकिन ये डिलीवर कर नहीं पाई, तो आगे की महिलाओं का भी रास्ता कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। आज मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस कोशिश को जी जान से पूरा करने की कोशिश करूंगी ताकि आगे भी और महिलाओं को इस पद पर आने का मौका मिले। क्योंकि अगर एक पद पर एक महिला कहीं फेल होती है तो फिर आगे की महिलाओं के लिए रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो कोशिश ये रहेगी कि इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाऊं। क्योंकि 60 साल का हो गया हरियाणा, 1966 में बना था, अब तक कुल 100 महिला विधायक बनी हैं 60 साल में। वर्तमान में 10 लोकसभा सीट में एक महिला सांसद है। अब जैसे आपको जिम्मेदारी मिली है, बीजेपी ने दिल्ली में भी जिम्मेदारी वहाँ पर महिला मुख्यमंत्री बनाई है, तो आपको लग रहा है कि वो प्रारूप अब बदलने की दिशा में आगे हैं? बिल्कुल प्रारूप बदलने की दिशा में आगे है। आने वाले चुनावों में आप देखोगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और ज़्यादा महिलाओं को जिम्मेवारी इस बार पार्टी देगी। अच्छा, जो आप बनी है तो संगठन में भी बहुत सारी महिलाएं उम्मीद करेंगी? संगठन में महिलाओं की डेफिनेटली आई एम द होप फॉर लेडीज, लेकिन 33% हमने पहले से ही संगठन में, चाहे हमारे जिलों में टीम बनी है चाहे हमारी मंडलों में टीम बनी है, वहाँ पर हमने 33% महिलाओं की भागीदारी हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। और अब जो प्रदेश की भी टीम बनेगी उसमें भी निश्चित तौर पर आप 33% महिलाएं अवश्य पाएंगे। जो महिलाएं राजनीति में आने से हिचकिचाती हैं या जिनमें पोटेंशियल है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी दैट बीजेपी इज द ओनली पार्टी फॉर लेडीज। आप आओ, आपका खुले दिल से आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जब भी कोई भी महिलाएं आना चाहती हैं, किसी समय भी मेरे को संपर्क कर सकती हैं, हमारे जिला अध्यक्षों को संपर्क कर सकती हैं। और हमारी प्रायोरिटी भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें। हरियाणा में बीजेपी की ताकत क्या है? बिखरा हुआ विपक्ष या मजबूत संगठन? हरियाणा में बीजेपी की ताकत है हमारा मजबूत संगठन, हमारे मजबूत मुख्यमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं, हमारी सरकार की महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति और गरीब लोगों के प्रति संवेदनशीलता, उनकी गंभीरता से उनका काम करना, हमारे मुख्यमंत्री जी का 24x7 हरियाणा के लोगों के लिए उपलब्ध होना, और साथ ही साथ मोदी जी का आशीर्वाद जो लगातार योजनाओं के रूप में हमें मिलता रहता है, वो मोदी जी का आशीर्वाद। नहीं तो ट्रिपल इंजन की सरकार के बाद ये भाव भी तो आता होगा ना अर्चना जी कि अब क्या एक्सक्यूज है भाई, हमें तो हर चुनाव में जिताया जा रहा है, निगम में, विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा की जनता का भरपूर आशीर्वाद जो है हमारी पार्टी को मिलता है। अभी हमारे 7 जगह चुनाव थे और उसमें से 7 में से 6 चेयरमैन हमारे बन के निकले। बहुत बड़ी संख्या में पार्षद हमारे मिले। ऑलमोस्ट जो है विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया, कहीं उनका 1 पार्षद बना है, कहीं पर 2 पार्षद बने हैं। विपक्ष कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ इन चुनावों में। तो इन चुनावों में जो हमारे मुख्यमंत्री बहुत मजबूती से पूरे के पूरे हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मजबूत संगठन हरियाणा में खड़ा हुआ है, तो उसका आपने एक देखा ही है रिजल्ट कि कितना सफल हमारा परिणाम रहे। कुछ दिग्गजों को हैंडल करने में चुनौती तो नहीं आएगी कभी? कहीं अहीरवाल में हम कुछ सुन लेते हैं हल्का फुल्का, कहीं कुछ। दिग्गज, देखिए हमारी पार्टी में अनुशासन है, विचार के साथ पार्टी खड़ी है और अध्यक्षीय प्रणाली हमारी पार्टी में है। तो जो दिग्गज हैं सभी का आशीर्वाद, उनकी बहन, उनकी बेटी प्रदेश की मुखिया बनी है, तो सभी का आशीर्वाद है। सभी मेरे बड़े हैं और सब मेरे साथ खड़े हैं। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई प्रदेश अध्यक्ष, तो सब कुछ नया नया है। तो फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एक्सपेक्टेशन जिस तरह की रहेंगी
वो भी जहन में रहता होगा आपके? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन मैंने पहले भी आपको यही बताया है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि संगठन को और मजबूत किया जाए, हमारा हरियाणा में संगठन नई ऊंचाइयों को हासिल करे और बहुत सारी प्रतिभाएं, महिलाएं, युवा हमारे संगठन के साथ जुड़े। अर्चना जी, आपने समय निकाला, हमसे बात की विस्तार से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आपके इस नए कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की नई अध्यक्ष, जो बता रही थी कि पार्टी ने किस तरह की नई जिम्मेदारी दी है, पार्टी का विजन, पार्टी की सोच को उन्होंने हमारे साथ साझा किया। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।